अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल कीज़। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ रिलेटेड टू सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी इन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स लाइक रिलेटेड टू द क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे हम जिन डेफिनेशंस की बात करेंगे ये काफ़ी बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप साइकोलॉजी में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये लेक्चर बीए, बीएससी, एफए के स्टूडेंट्स, एडीपी, सीएसएस के और इसके साथ साथ बीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक किस्म की बेस लाइंस हैं और इसमें से एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी के अंदर जो है ना डिफरेंट डेफिनेशंस आई थी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हुई है हिस्ट्री ऑफ द साइकोलॉजी तो उसमें आप जान सकेंगे कि फ्रॉम द प्रिमिटिव एरा टू द मॉडर्न एरा इसके दरमियान साइकोलॉजी को डिफरेंट नामों से, डिफरेंट स्टेटमेंट्स के साथ जाना गया था। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं आपको वो वीडियो पॉपअप करवा दूँगी जिसके बाद आप उसको मुलाहिज़ा कर सकें। तो अगर हम इस बारे में देखें तो सबसे पहले तो इसको साइंस ऑफ सोल कहा गया, फिर फर्दर इसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया, फिर साइंस ऑफ माइंड कहा गया और एंड पे साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया। अब ये सारी की सारी डेफिनेशंस जो थी ये तो हमारी बट एज अ स्टेटमेंट थी, बट हमारे पास एज अ कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मौजूद नहीं थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, तो इसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो साइकोलॉजी इज़ बेसिकली अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ बोथ एनिमल एंड ह्यूमन बींग। ठीक है, तो हमारी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी बेसिकली एक हमारी सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक किस सेंस के अंदर? क्योंकि इसमें जो अप्रोचेस हमने इस्तेमाल की हैं वो एम्पिरिकल अप्रोच है, मतलब जो हमने सारे के सारी बातें इसमें की हैं उनके एविडेंसेस भी मौजूद हैं। मतलब एज सच फिलॉसफी नहीं है ये, बट इसके अंदर पूरे एविडेंस देते हुए स्टेटमेंट्स या फिर किसी भी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की? बिहेवियर की। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि लाइक अगर आपने बिहेवियरिज्म का स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा है तो उसके अंदर आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा पेवलर का, या फिर स्किनर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, इसके अलावा थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। तो उसके बाद क्या था, उन्होंने एनालाइज किया इन सब चीज़ों को और उसके बाद एक रिजल्ट या कंक्लूजन निकाला एम्पिरिकल अप्रोच को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे जो उन्होंने बिहेवियर की फाइंडिंग्स निकाली कि बिहेवियर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, बिहेवियर शो कैसे हो रहा है, इंसान अपने लर्निंग को किस तरह से एनहांस कर सकता है, लर्निंग का प्रोसेस सारा किस तरह से होता है, ये सारा एक साइंटिफिक बेस्ड सारा का सारा जो है ना काम हो रहा था। और इसी वजह से हम इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं। बिहेवियर हम एनिमल का भी देख सकते हैं, एनिमल ख़ास तौर पे एक डिसिप्लिन चला जाता है एनिमल साइकोलॉजी का, उसमें भी आप स्टडी कर सकते हैं, या फिर ह्यूमन का लाइक डिफरेंट पर्सनैलिटी को भी आप देख सकते हैं, क्लिनिकल असेसमेंट कर सकते हैं, काउंसलिंग में जा सकते हैं, मैनी मोर। फर्दर हम बात करते हैं कि बिहेवियर एक्चुअली क्या होता है। बात तो हमने कर ली कि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बिहेवियर है, बट बिहेवियर एक्चुअली क्या होता है? बिहेवियर हमारा कोई भी ऑब्जर्वेबल एक्शन जो है, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं करंट टाइम के अंदर, वो हमारा बिहेवियर कहलाएगा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ, लाइक इफ़ यू आर ईटिंग तो ये आपका बिहेवियर है। आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ये जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होंगी ये सारी आपके बिहेवियर के अंदर लाया करेंगी। तो इंग्लिश के अंदर अगर मैं इसको कहूँ तो द टर्म बिहेवियर रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल एक्शंस दैट कैन बी मेजरेबल आल्सो। बिहेवियर की दो इम्पॉर्टेंट पास्टुलेट्स हैं। पहला कि ये ऑब्जर्वेबल होता है, दूसरा ये मेजरेबल होता है। इसीलिए बिहेवियरिज्म का स्कूल ऑफ थॉट या फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर की जो स्टेटमेंट थी वो अब तक की सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। So basically psychology is the scientific study of behavior and all the mental processes that held within an individual। और इसके अंदर 3 की टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ द साइंस, सेकेंड वन इज़ द बिहेवियर एंड थर्ड वन इज़ द मेंटल प्रोसेसेस, जिसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ।
तो आगे चलते हैं ऑन आवर सेकेंड डेफिनेशन, जो कि है अबाउट द साइंस। तो साइकोलॉजी को हमने साइंस कहा। साइंस क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हम एम्पिरिकल अप्रोच को यूज़ करें, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये ऑब्ज़र्व कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, प्रिडिक्ट कर रही है और एक्सप्लेन कर रही है हमारे बिहेवियर को। तो इस वजह से इसमें जो सारा का सारा मेथडोलॉजी इस्तेमाल हुई है वो एक सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी है। और साइंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही हैं कि इसमें एम्पिरिकल अप्रोच यूज़ होती है और साथ में इसके अंदर जो जितना भी मेथड या मेथडोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी सिस्टमैटिक होती हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो बाइस्ड फ्री होते हैं, मतलब हमारे अपने तासुबाना जो ख्यालात या तासुबाना रवैया होता है उसका एज सच कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा होता हमारी किसी भी फाइंडिंग्स के ऊपर। तो साइंस बेसिकली हमारी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सिस्टमेटिक या ऑब्जेक्टिव तरीके से फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को। इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि कॉजल नहीं होते हैं, बल्कि रिसर्च के बाद हमें प्रिसाइजली और एक हम कह सकते हैं रिलायबल और वैलिड इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, लाइक प्रिसीजन आती है, प्लानिंग आती है और फिर फर्दर कंडक्टिंग ऑफ रिसर्च आती है एंड देन फाइंडिंग ऑफ द कंक्लूजन्स। ठीक है। और द फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट आवर नेक्स्ट डेफिनेशन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी साइंटिफिक मेथड एक्चुअली क्या होता है। तो वो तरीका जिसके थ्रू हम साइंटिफिक स्टडी को कंडक्ट कर रहे होते हैं वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। साइंटिफिक मेथड के अंदर डिफरेंट हमारे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं वाया आवर सेंसरी गेट्स और सेंसरी ऑर्गन्स। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फर्दर उसके ऊपर एम्पिरिकल अप्रोच लगाते हैं। इससे पहले हम एक स्टेटमेंट की फॉर्मेशन करते हैं जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद हम इस पर एम्पिरिकल अप्रोच या असेसमेंट अप्लाई करते हैं और असेसमेंट अप्लाई करने के बाद हम फाइंडिंग्स निकालते हैं और फिर कंक्लूजन को ड्रा करते हैं, फिर रिजल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद उनकी पब्लिकेशन कर देते हैं। पब्लिकेशन इन अ फॉर्म ऑफ एनी पेपर और इन अ फॉर्म ऑफ थीसिस, इन अ फॉर्म ऑफ जर्नल्स और एनी आर्टिकल। ठीक है। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ अबाउट बिहेवियर। सो बिहेवियर इज़ बेसिकली एवरीथिंग विच वी कैन डू एंड कैन बी ऑब्जर्वेबल, बेसिकली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड कैन बी मेजरेबल। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा बिहेवियर है। और इसके साथ साथ बिहेवियर की दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, बिहेवियर रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल एक्शन दैट कैन मेजरेबल आल्सो। ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, याद करना आसान है, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे बता दिया है ताकि आप इनको इजीली मेमोराइज कर सकें। फर्दर आते हैं द कंसेप्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। तो हमारी सारी की सारी थॉट्स, फीलिंग्स, मोटिव्स, ये सारे के सारे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो बेसिकली ऑब्जर्वेबल नहीं होते बट हम इनको फील या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं मेंटल प्रोसेसेस। So basically mental processes are those thoughts, feelings and motives that each of us experience privately but can't express and can't observe directly as a logical thinking, या फिर हमारी अफेक्शन, एफिलिएशन, लव, इसके अलावा और भी बाकी सारी जो चीज़ें थिंकिंग पैटर्न वगैरह, ये सारे के सारे क्या आते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस में लाए कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि वो इनको जो है इनडायरेक्टली असेस करने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्टली असेस करने से मुराद क्या है यहाँ पे कि डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, लाइक डिफरेंट असेसमेंट टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए, जैसे अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो रॉटर्स इंक ब्लॉट टेस्ट जो था उसके अंदर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम पिक्चर का जो होता है उसका नाम आई गेस मुझे भूल गया, तो उस टेस्ट को भी हम अप्लाई करते हुए जो है अपनी जो ऑब्जर्वेबल पर्सनैलिटी फैक्टर्स, अनऑब्जर्वेबल पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो होते हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हॉर्स एंड ट्री पर्सनैलिटी टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। और जो ड्राइंग की आपको बात करी थी वो थी फिगर ड्राइंग टेस्ट, उसको भी यूज़ करते हुए हम अपनी जो असेसमेंट होती है उसको कर पाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो हिडन बिहेवियर्स होते हैं इन मेंटल प्रोसेसेस के अंदर, उनको हम टारगेट या ट्रिगर कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपनी एक फाइंडिंग्स या कंक्लूजन निकाल लेते हैं।
एंड पे मैं कहना चाहूँगी काइंडली ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।